हेलो फ्रेंड्स, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी ने सीएपीएफ एसी दैट मींस सेंट्रल आर्म फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया है। ध्यान रखें, इसकी एप्लीकेशन लास्ट डेट रहेगी 14 मई 2024। तो अभी आपके पास में टाइम है। आप इंटरेस्टेड हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, साथ में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, वैकेंसीज कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ में किस तरीके से आपको इस फॉर्म को प्रोसीड करना है। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी इस वीडियो में जब तक आप समझेंगे। अब देखो, मुद्दा क्या है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और एग्ज़ाम एक तरीके से दो पेपर्स के बेसिस पे होगा। पेपर फर्स्ट जो होने वाला है उसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और पेपर सेकंड जो होगा उसमें कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, जिसमें ऐसे राइटिंग और अदर थिंग्स आ जाएंगी। अब हमें ध्यान रखना है कि लास्ट डेट जब हो जाए ना 14 मई, तो उसके बाद में 7 दिन की एक विंडो भी रहेगी, जिसमें अगर हमारे फॉर्म में कुछ एरर रह जाए तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। पर हमें इस नौबत में फंसना ही नहीं है। हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि कैसे भी करके एग्ज़ाम फॉर्म टाइम पे फिल कर दिया बिना किसी एरर के। फिर ये क्या होता है, फिर बाद में लास्ट टाइम रश जो होता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे में आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। अब ये करेक्शन का जो प्रोसेस है ये कब स्टार्ट होगा? जब 14 तारीख को आप शाम को 6 बजे तक फॉर्म फिल कर दो। मान लो अनफॉर्चुनेटली कुछ एरर रह गई, कुछ चीज़ें आपको करेक्ट करनी है, तो आपके पास विंडो रहेगी 15 मई से 21 मई तक की। तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा एक बार आपने फॉर्म डाल दिया तो विड्रॉल का कोई प्रोसेस नहीं है। एक बार आपने डाल दिया दैट मीन्स डाल दिया। आगे चलिए, आईडी कार्ड आपको अपने साथ में रखना है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपका वोटर आईडी कार्ड है ना, जिसमें एक फ़ोटो भी प्रिंटेड है, उसी को आप यहाँ पर यूज़ करोगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। यूपीएससी की प्रॉपर वेबसाइट पे जा करके आप कर सकते हो, ठीक है, अपनी ऑनलाइन लॉगिन, ठीक है। अब इसमें वोटर आईडी कार्ड पे जो डिटेल्स हैं या जो भी आप फोटो आईडी कार्ड यूज़ करो, वो डिटेल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको वेरीफाई करना होता है, तो वही आईडी वहाँ पर आपको प्रेजेंट करनी होगी, ठीक है। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 14 मई शाम को 6 बजे तक, ठीक है। चलिए जी, पेपर का तरीका मैंने बता दिया। एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। इसका मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ जी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, नहीं, जो आए और जितना आपको लगता है कि बढ़िया से बढ़िया अपन स्कोर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप चूज़ करिए ऑप्शंस को अलग अलग क्वेश्चंस में, ओके। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर मैंशनड है, ध्यान रखें। इसके अलावा ओएमआर शीट जो आप फिल करोगे वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम पे, पेपर 1 के टाइम पे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। इसका मतलब ये कि ना तो इंक, ना कोई जेल, ना कोई पेंसिल, ये यूज़ नहीं करनी है। हमें यूज़ करना है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा ओएमआर में कोई काटापिटी ना हो, इसलिए एग्ज़ाम सेंटर पे आप 30 मिनट पहले ही पहुँच जाना। लेट एंट्री बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये हमें ध्यान रख लेना है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना वहाँ पर अलाउड ही नहीं है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके, क्योंकि फिर वो एग्ज़ाम के रूल्स का वायलेशन कंसिडर किया जाएगा। फिर इसके बाद में आती है कि आपको जो फ़ोटो अपलोड करनी है ना, फ़ोटो सिग्नेचर ही अपलोड करने होते हैं, राइट। तो फ़ोटो आपकी एग्ज़ाम के लिए आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करो ना, उससे 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, आज अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास में फ़ोटो पिछले 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ कैसे इंश्योर होगी? आप फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाओगे फोटोग्राफर के पास और वहाँ पर आपको एक स्लेट लेकर के या कुछ भी पेपर पे आपको अपना नाम लिखना है ऊपर तो, और नीचे लिख देनी है कि किस दिन आपने वो फ़ोटो खिंचवाई है, उसकी डेट, ठीक है। इस तरीके से आपकी वो फ़ोटो बनेगी, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसमें 3/4 हिस्सा मतलब 75% हिस्से पर तो आपकी खुद की इमेज आएगी और रिमेनिंग जो नीचे वाला 25% हिस्सा है उस पर आपका नाम और वो डेट आएगी जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है। ऐसा क्यों किया है यूपीएससी ने? इससे क्या होगा कि आपको वेरीफाई करना आसान होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरीके के पोस्चर के साथ, या आप कह सकते हो चश्मा लगाया है, बियर्ड बढ़ा रखी है, जिस तरीके की आपकी फ़ोटो है ना, वैसा ही मोर और लेस आपको अपीयर भी होना है एग्ज़ाम टाइम पे भी। अदरवाइज डिस्क्रिपेंसी में आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है,
ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, लेट हमें होना नहीं है। इसके अलावा एग्ज़ाम आपने दे ली, आपको कुछ क्वेश्चंस पे डाउट आ गया कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था, ये तो क्वेश्चन में मुझे एरर लग रही है, तो आपको एग्ज़ाम जिस दिन हो जाएगी ना, ठीक है, अगस्त में है 4 अगस्त को, आप देखोगे कि आपको 7 दिन का एक विंडो दिया जाएगा। उस विंडो में आप ऑनलाइन जाकर के, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है आपका प्रॉपर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोर्टल की वेब जो एक तरीके से एड्रेस है, वेब एड्रेस है, वो दिया हुआ है। वहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल देते हुए, जहाँ पर आपका नाम, मेल आईडी, रोल नंबर, वो सारी डिटेल दे करके उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, या उन क्वेश्चंस को आप चैलेंज कर सकते हो। कहने का मतलब कहीं एरर दिखे तो इसका मतलब ये एक ऑप्शन आपके पास अच्छा खासा अवेलेबल होगा। इसके अलावा कैंडिडेचर या फिर आप कह सकते हो लॉगिन जो हो रहा है आपका, वो सारा ऑनलाइन होगा। इसका मतलब फॉर्म भी ऑनलाइन ही जाएगा और आपका जो आएगा ना एडमिट कार्ड, वो भी ऑनलाइन ही आएगा। इसके अलावा देखा जाए तो रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त 2024 को कंडक्ट होगी। एक तो ये ध्यान रखना है। इसमें बीएसएफ में 186 वैकेंसीज़ हैं, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 110, आईटीबीपी में 58 और एसएसबी में 42। और ये सारा जो मैकेनिज्म है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर होगा। उन्हीं के द्वारा रूल, रेगुलेशन या गाइडलाइंस जो इस नोटिफिकेशन में डाल दी गई हैं, इसमें आप आगे अपेंडिक्सेस जो दी हुई हैं उनमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट वैकेंसी कितनी है ओवरऑल, ये हो गई आपकी 506। तो आपको ये ध्यान रख लेना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। फिर आ जाइए कि यहाँ पर आपको पता है कि जब आप डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूट हो रहे हो तो वहाँ पर एक्स सर्विसमैन को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलता है जो ऑलरेडी डिफेंस में है। तो ऐसे में मान लो कि जो सीटें एक्स सर्विसमैन के लिए अलोकेटेड हैं, रिजर्व्ड हैं, वहाँ पर अगर कोई वैकेंसी रह गई ना, तो जो नॉन एक्स सर्विसमैन इंडिविजुअल है ना, उनको भी वहाँ पर रखा जा सकता है। कहने का मतलब स्कोप यहाँ पर है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रैशनैलिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। फिर आ जाइए सेंटर्स पे। ये आपके पूरे देश में 47 डिफरेंट सेंटर्स हैं जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। ठीक है जी, चलिए इसके आगे चलते हैं। फिर आ जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशन। सबसे पहली चीज़, आप इंडियन सिटीजन हैं तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज आप नेपाल और भूटान के भी हैं तो भी आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, और इनके अलावा किसी दूसरे देश से बिलोंग करते हो ना, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा रिटर्न में। फिर आप एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ सकते हो, अपना फॉर्म फाइल कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ पर अलाउ किया गया है, तो ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर आ जाइए एज लिमिट पे। देखो जी, 20 साल कम से कम, 25 साल ज़्यादा से ज़्यादा, 1 अगस्त 2024 को। अब ये चीज़ आपको कैलकुलेट करने में आसानी यहाँ से हो जाएगी। आपका जन्म 2 अगस्त 1999 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप एलिजिबल हो एज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का, अगर आप ओबीसी से हो तो 3 साल का, ठीक है, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सिविलियन जॉब कर रहे हो तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और अगर एक्स सर्विसमैन हो, दैट मीन्स आर्म फोर्सेस में ऑलरेडी हो, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, या आप कनेक्टेड रहे हैं तो उस केस में भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बट यस, मोर और लेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आर्म फोर्सेस के थ्रू आप काम कर रहे हैं और अब ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप सीएपीएफ एसी में, तो उस केस में आपको केवल और केवल 5 साल का रिलैक्सेशन, दैट मीन्स मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर बात आती है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो जी, बैचलर डिग्री चाहिए है। हमारे देश में कोई भी यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मोर और लेस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया, उसके तहत अगर आपका इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड है, कि चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी या कुछ भी है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत अगर कोई प्रॉपर कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड कोई यूनिवर्सिटी है, तो आप उसके थ्रू अपने आप को एलिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। फिर बाद में आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाता है। जैसे ही आप रिटर्न एग्ज़ाम दोगे, उसमें आपका जो लिस्ट आएगी ना, उसमें क्वालिफाई करने के बाद में आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी क्या चॉइस रहने वाली है। आप जानते हैं डेफ में तो बहुत सारी चीज़ें आपसे फिल करवाई जाती हैं, राइट। तो वहाँ पर डेफ के बाद में फिर आगे आपका प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जिसमें आप फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो हैं वो आपके होंगे। इसका मतलब ये सेकंड स्टेज हो गया। और फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है,
ये हमें ध्यान रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो उसी तरीके की अपीयरेंस आपको लेकर के चलना है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट बी या सी है तो वो आपको इंटरव्यू, जिसको हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं, उससे भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फ़ीस की बात करें तो देखो 200 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अगर आप फीमेल एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तब तो देखो आपको फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, अदरवाइज जो भी कैटेगरीज में आप आते हो उनमें आपको 200 रुपये की फ़ी देनी पड़ेगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे अगर बात करें तो ये सारा प्रोसेस आपको पता ऑनलाइन होगा। इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज तो आपका होगा रिटन टेस्ट का, जिसमें 2 पेपर होने वाले हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड, एक आपका होगा कॉम्प्रिहेंशन लिख करके जो टेस्ट देना होता है वो। इसके अलावा आपका फिर द सेकंड स्टेज आ जाता है फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपका होगा। और फिर थर्ड स्टेज आपका आता है इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी जो फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होगी ना, वो आपके रिटर्न टेस्ट के स्कोर और इंटरव्यू के स्कोर के आधार पर होगी। दोनों को मिला करके फाइनल लिस्ट जो है वो डिक्लेयर होगी। और जिस तरीके से आप परफॉर्म करोगे अकॉर्डिंगली आपकी चॉइस के बेसिस पर आपको जो भी आप जिस भी पर्टिकुलर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पर आपको लगा दिया जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखें। लास्ट डेट मैंने बता दी है 14 मई 2024, इससे आपको ज़्यादा मिस नहीं करना है। एलोकेशन जो है वो किस बेसिस पे होगा, अगेन मेरिट बेस्ड, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। चलिए जी, सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में फर्स्ट पेपर है ना एमसीक्यू बेस्ड, वो होगा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस टेस्ट, 250 नंबर का है ये। ठीक है, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये टेस्ट होगा आपका सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। 4 अगस्त 2024 की बात है, ये ध्यान रखना ना एग्जाम डेट। फिर आ जाइए दूसरे पेपर में, इसमें आप ऐसे राइटिंग जीएस से रिलेटेड कुछ कंटेक्स्ट आएगा, उस पर आपको लिखना है। और कॉम्प्रीहेंशन, ये 200 नंबर का पेपर होने वाला है। ये आपका दोपहर 2 से शाम को 5 बजे तक रहने वाला है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि ऐसे का जो पार्ट है ना, ऐसे वाला, वो तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो, जो कि 80 नंबर का होगा, है ना। और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है जिसमें आपके प्रिसाइज राइटिंग भी आ गई, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट, और दूसरा कम्युनिकेशन लैंग्वेज से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड कोई पार्ट है, जो कि 120 नंबर का बच गया, क्योंकि दूसरा पेपर आपका 200 नंबर का है, राइट। तो वो 120 नंबर वाला पोर्शन केवल इंग्लिश में करना है। ऐसे में तो फिर भी आपको हिंदी की चॉइस मिल रही है, बट बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है सेकंड पेपर का 120 नंबर का, वो कंप्लीटली इंग्लिश में होगा। अच्छा, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, देखो जी, 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट अप, ये टेस्ट होंगे मेल और फीमेल के लिए। अलग अलग स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हुए हैं, इनके आधार पर फिर आपको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। आ जाइए इंटरव्यू की बात करें, यह आपका 150 नंबर का रहने वाला है। तो कहने का मतलब हो गया कि 200 नंबर आपके 250 नंबर आपके फर्स्ट पेपर के, 200 नंबर आपके सेकंड पेपर के, और 150 नंबर आपके इंटरव्यू के। इनके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट डिक्लेयर होगी, ये ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा, क्या है उसका सिलेबस। तो देखो, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इश्यूज, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंस वाले, पॉलिटी और इकोनॉमी इंडिया की, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड की। और दूसरा जो पेपर है जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान देना है, उसमें ऐसे वाला क्वेश्चन होगा आपका 80 नंबर का, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपकी सूटेबल लैंग्वेज हो उसमें आप आंसर दे सकते हो। बट रिमेनिंग जो 120 मार्क्स का पोर्शन है वो आपको केवल और केवल इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट अपने आप में एक नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, आई होप आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।